आज मैं आप लोगों को एस ब्लॉक के तत्व में सेकंड ए, जिसको कि मैं 2 लिख रही हूँ, इसके बारे में जानकारी दूंगी। ये जो आपके लंबवत खाने हैं ये वर्ग को दिखा रहे हैं और जो क्षैतिज खाने हैं वो आवर्त को दिखा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो कल मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए और 7th ए में रखा गया है। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में आज भी विवादास्पद है। तो फर्स्ट ए धातुओं के साथ वो शामिल होता है क्योंकि उसके गुणधर्म लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनसे मिलते हैं। और 7th ए जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वहां पर भी हाइड्रोजन उन तत्वों के साथ काफी समानता रखता है और उनके हैलाइड बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ वो क्या बनाता है? हैलोजन बनाता है। तो ये स्थिति उसकी परीक्षा में भी आती है कि हाइड्रोजन की स्थिति को आवर्त सारणी में समझाइए। अब मैंने कल आपको कई रासायनिक गुण फर्स्ट ए की धातुओं के बताए हैं। आज मैं सेकंड ए की धातुओं के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपका आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का जो यहाँ परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है वो है 4 और मैग्नीशियम का 8 जोड़ दीजिए 12, फिर 12 में 8 जोड़ दीजिए 20, 20 में 18 जोड़ दीजिए 38, 38 में 18 जोड़ दीजिए 56, 56 में 32 जोड़ दीजिए 88। आप जोड़ लीजिए 56 में 32, 6 2 8, 5 3 8। तो रेडियम का जो परमाणु संख्या है वो 88 होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आवर्त में द्वितीय आवर्त से हाइड्रोजन पहला तत्व है, आवर्त सारणी के पहले आवर्त में स्थित है। तो ये जो दूसरा और तीसरा आवर्त है इसमें 8 का अंतर, तीसरा और चौथा आवर्त है उसमें 8 का अंतर, फिर चौथा और पांचवें में 18 का अंतर, फिर इनमें 18 का अंतर, फिर इसमें और इसमें 32 का अंतर पाया जाता है। तो ऐसे ही सभी वर्गों के लिए आप परमाणु क्रमांक अगर आपको हल्के तत्वों के याद हैं तो आप भारी तत्वों के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इसको याद करने का तरीका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। आप अगर प्रॉपर तरीके से याद करना चाहते हैं तो अच्छा है। अगर आपको एक वाक्य याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? बी से बना देंगे बेटा और एम जी से बना देंगे मांगे और सी ए से बना देंगे कार, एस आर से बना देंगे स्कूटर और बी से बना देंगे बी ए से यहाँ पर बाप और आर ए से रोए। ये बहुत कॉमन वाक्य है जो कि आज भी चला आ रहा है। तो आप अन्य कोई अगर आपको वाक्य अगर आपको आता है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए अगर जो तरीका है वो यही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। अब यहाँ पर देखिए बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है
वो 4 है। तो इस ब्लॉक के तत्वों की क्या विशेषता होती है कि अंतिम कोष S होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट A में उपस्थित होता है और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड A के जो तत्व हैं उनके अंतिम उपकोष में उपस्थित होता है। इसीलिए अंतिम कोष में जो उनके इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो 2 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड A वर्ग के तत्वों के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं यहाँ पर करूँगी 2 और 2, ये बोर और बरी से। तो मैं कुछ तत्वों के आपको बता देती हूँ, 1s2 2s2। तो देखिए अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसलिए जो S ब्लॉक है उसका ये सेकंड वर्ग है। अब बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12। तो बहुत कॉमन सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 2, ये बोर और बरी के नियम से। तो आप इसको कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद देखिए 3s2 ये। अब इसके बाद कैल्शियम, ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 8 और 2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्ट्रांसियम का आएगा। आप कर सकते हैं स्ट्रांसियम का। स्ट्रांसियम का ये हो जाएगा 2 8 18 8 2, 2 8 18 8 2। ऐसे ही स्ट्रांसियम के बाद आता है आपका बेरियम। बेरियम का आपका 56 है, उसको भी आप कर सकते हैं 2 8 18 और उसके बाद 18 8 2। आप कर लीजिए 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 में फिर आप 18 जोड़ दीजिए 46, 46 और 8 हो गया आपका 54, 54 और 2 56, 56 हो गया। अब ऐसे ही रेडियम का कर लीजिए। रेडियम का 88 होता है, तो इसको आप कर लीजिए 2 8 18 18 के बाद आप 32 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद 18, फिर 8 और 2। तो क्रमशः इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 5s2 में समाप्त होगा और ये जो होगा वो 6s2 में समाप्त होगा और ये 7s2 में समाप्त होगा। तो ये मुख्य जो तत्व हैं वो ये हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कि हर बच्चे को जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। तो अब मैं ये बताऊंगी कि इस वर्ग के तत्वों को क्यों हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इस वर्ग के जो धातुएं हैं, तत्व, उनको हम क्यों क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं और हाइड्रोक्साइड हैं वो भूपर्पटी में पाए जाते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय मृदा, मृदा अर्थात भूपर्पटी में पाए जाते हैं। भूपर्पटी जो जमीन है, जमीन के जो नीचे की जो सतह है, तो उसमें इनके पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इनके साथ ये मृदा लगा हुआ है। मृदा से का जो अर्थ है जमीन में जो मिट्टी है उससे लिया जाता है, मृदा मिट्टी से लिया जाता है और इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अब आपको
आपको मैंने यहाँ पर ये आप देखिए कि लगातार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आप बाउ नियम सभी बच्चों ने पढ़ा है, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जरूर याद होगा। कम से कम आप इन तत्वों का याद कर लीजिए। तो देखेंगे आप S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सबके, तो ये इसकी एक खास पहचान हो गई कि S ब्लॉक का जो सेकंड A है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आता है यहाँ पर कि जो ये इनकी जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी वायु के प्रति, वायु या ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता कैसी है, के प्रति क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि वो कितने एक्टिव हैं, वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कितने एक्टिव हैं। तो आप कैल्शियम को ले लीजिए। हमारे भोज्य पदार्थों में कैल्शियम पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। दूध एक संतुलित आहार है, उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हर मनुष्य को दूध अवश्य पीना चाहिए। और दूध से बने हुए जो भी अन्य पदार्थ हैं उनको अपने भोज्य पदार्थ में शामिल जरूर करना चाहिए, तभी हमारे शरीर का उचित पोषण हो पाएगा। तो ये आपको इसकी महत्ता भी मालूम होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये है कैल्शियम। सेव में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो कहा भी है, एक सेव जो रोज है खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता। तो अगर हम सेव खाएंगे तो सेव क्या है कि एनर्जी देने के साथ साथ हमको कैल्शियम की आपूर्ति भी करता है, तो इसलिए हमें सेव जरूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 2CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिन बुझा चूना कहेंगे। तो आपको ये पूछा गया है, बिन बुझा चूना, आपके कोर्स में ये रखा है कि बिन बुझे चूने का सूत्र बताइए। ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिन बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सारे बच्चे इसे याद कर लें। आप लिखिए, समीकरण लिखिए और फार्मूले लिखिए, तो आपको जरूर याद होगा और आपका जो विषय है वो भी अच्छा बनता चला जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया। अब इसके बाद देखिए, स्ट्रांसियम ले लीजिए। स्ट्रांसियम की ऑक्सीजन के साथ अगर आप क्रियाशीलता दिखाएंगे तो ये क्या बनाएगा, SnO2। इसका ऑक्साइड बना रहा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वैसे ही यहाँ पर स्ट्रांसियम ऑक्साइड बना। ऐसे ही BaO2, तो ये क्या बना रहा है, ये BaO2 बनाएगा, BaO2 बेरिलियम। अगर आपने ये लिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसकी जो बेरिलियम का ऑक्साइड बनेगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, अगर हम क्रियाशीलता इसको दिखा रहे हैं बेरिलियम और, तो ये BaO2 बनेगा, BaO2 बनेगा। ऐसे ही बेरिलियम के साथ संयोग करता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें टाइम अधिक लगता है। ऑक्साइड बनेगा लेकिन उसमें टाइम अधिक लगता है। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि जो क्रियाशीलता है वर्ग में, जैसे जैसे हम नीचे को उतरते हैं, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। मैंने आपको बेरिलियम का यहाँ पर रासायनिक समीकरण नहीं इसलिए बताया क्योंकि उस रिएक्शन को होने में टाइम लगता है, और जैसे जैसे हम नीचे को चलते चले जाएंगे, क्रियाशीलता स्ट्रांसियम, बेरियम और इन तत्वों की क्रियाशीलता लगातार बढ़ती चली जाती है।
तो अब यहाँ मैं बता रही हूँ तुमको कि ये तो मैंने आपको वायु के प्रति क्रियाशीलता बताई। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको कि जो जल के प्रति, जल के, पानी के प्रति क्रियाशीलता, जो सेकंड ए के तत्व है उनकी पानी के प्रति क्रियाशीलता कैसी है, H2O के प्रति क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता, तो देखिए क्या होगी क्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता हो जाएगी। अब आप बेरिलियम ले लीजिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रियाशीलता कम थी। अब बेरिलियम की पानी के साथ क्रियाशीलता अब मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर क्रियाशीलता अगर हम दिखाते हैं तो ये अगर दिखा रहे हैं तो ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए इसको दिखाना, आप दिखाएं या नहीं दिखाएं ये आपकी मर्जी है। अब इसके बाद Mg+H2O, तो आप देखो Mg+2H2O, अब यहाँ पर 2 हम लगा लेंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों कभी कभी आपको बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपसे कह दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखो तो इतना हर स्टूडेंट को आना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा है, मैग्नीशियम का संकेत Mg है, और OH जो आयन है उसकी ऋण संयोजकता होती है और मैग्नीशियम की धन में होती है। तो अब मैग्नीशियम की आप 2 लिख दीजिए और इसकी लिख लीजिए आप ऋण 1, मैग्नीशियम की ऋण 1 होती है। अब क्या होगा, आपको आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है कि हम जब किसी यौगिक को बनाते हैं तो उसको हम वज्र गुणा कर देते हैं। देखो Mg ये हो गया और OH ये आ गया, MgOH2। आप यहाँ पर ऋण धन अभी कुछ मत करिए, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैग्नीशियम की धन 2 होती है और OH की ऋण 1 होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया MgOH2। तो देखो वैसे भी अब आप बैलेंस करेंगे, OH की धन 2 हो गई और हाइड्रोक्साइड की ऋण 1 होती है, तो 2 हाइड्रोक्साइड हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, एक हाइड्रोक्साइड की ऋण 1 होती है, तो 2 हाइड्रोक्साइड की कितनी हो जाएगी, ऋण 2 हो जाएगी। तो तभी ये बैलेंस हो पाएगा कि इसमें धनायन और ऋणायन जो है वो बराबर संख्या में तभी ठीक माने जाएंगे। तो ये लिखना आपको आना चाहिए। अब इसके बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद मैं आपको बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट समीकरण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग के अक्सर पूछा जाता है कि कैल्शियम से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम है और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो CaOH2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा चूना है, इसको हम क्या कह देते हैं, बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना इसे हम कह देंगे। अब इसके बाद आता है कि ये आपके, मैंने ये समीकरण आपको दिखा दी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद करिए। तो जिस प्रकार से आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनाया था वैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फार्मूला बनाएंगे। एक और कैल्शियम लिखिए, दूसरी ओर हाइड्रोक्साइड लिखिए। कैल्शियम की धन 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की ऋण 1 होती है। आप अभी इनके संयोजकता को आप अपने दिमाग मन में रखिए और इसको 2 लिख दें, इसको 1 लिख दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये बनाने का तरीका होता है यौगिकों को बनाने का तरीका। अब इसके बाद अगला मैं आपको बताऊंगी कि जो इस वर्ग के जो तत्व हैं, तो आपने कल पढ़ा था LiBeBCNO, ये कर लिया। फिर इसके बाद आप ये देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम LiBeBCNO Fe होता है। फिर आप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम। तो अगर आप इस वर्ग के तत्वों के बारे में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम एंड रेडियम इस प्रकार इसको वर्ग के रूप में नहीं आवर्त के रूप में लिखेंगे LiBeBCNO Fe। अब इसके बाद इसमें आवर्त में हम जाएंगे। तो आवर्त में जाने पर आप क्या करेंगे कि इनमें कल मैंने बताया कि आपको विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेरिलियम ये लिखेंगे जो इसके जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, तो उनमें आप पाएंगे कि विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो आप यहाँ से बेरिलियम के आगे जो तत्व हैं उनको आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो Na Mg Al Si P SCl इस प्रकार से आते हैं। तो आप देखेंगे इनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। ये कल भी मैं बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आता है कि आप क्या करेंगे कि जो इनके हाइड्रोक्साइड हैं जैसे CaOH2, ये क्या है, ये अल्प विलेय है। ये अल्प विलेय है, अल्प विलेय। अब ऐसे ही BeOH2 और MgOH2 ये क्या है, ये लगभग ये भी अविलेय है, अविलेय, लगभग अविलेय। अब इसके बाद आप देखेंगे ये अल्पविलेय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में अल्पविलेय है, ये लगभग अविलेय है। अब इसके बाद जो BaOH2 है ये क्या है, अतिविलेय। इनके हाइड्रोक्साइड ये पानी में अतिविलेय है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में विलेय है। तो इसका मतलब है कि जो भी हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं सब पानी में विलेय नहीं होता है। तो आप यहाँ से शुरू करिए कि CaOH2 ये अल्प विलेय है, BaOH2 अति विलेय है और BeOH2 और MgOH2 लगभग अविलेय है। ये क्या है, लगभग अविलेय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में जो भी तत्व आते हैं वो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरीके से वायु के प्रति, जल के प्रति ये अपनी जो क्रियाशीलता है उसको दर्शाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब मैं इसके बाद जो अन्य प्रॉपर्टीज हैं उनको अगले दिन समझाऊंगी। थैंक यू।